गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है। लो जी, फिर एक बार फिर वही सेम चोकटा लेके आपके सामने आ चुका हूँ। बच्चा कह रहा है सर इस चोकटे से हम इतना परेशान हो चुके हैं ना, आप थोड़ी बहुत शक्ल शुक्ल चेंज करके आ जाया करो। क्या करूं, कल से मैं बिंदी लिपस्टिक अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के आ जाऊं। सोच रहा हूँ साड़ी थोड़ी डाल के आ रहता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। बच्चा कह रहा है हाँ हाँ सर हाँ। इधर देखो ध्यान से नालायकों। चलो जी, इधर सुनना ध्यान से। आज हमारी कस्टम की रिवीजन क्लास नंबर 4 आज हमें स्टार्ट करनी है। 3 रिवीजन क्लास हो चुकी हैं एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बट हाँ, जो आपने रिवीजन क्लास नंबर 1 को प्यार दिया, 2 को उससे कम दिया, 3 को उससे कम दिया, वो नॉर्मल एक ट्रेंड है जो हर बार चलता है, वो मुझे ही पता है। बट मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे अभी नहीं देख रहे ना, सिर्फ प्लीज बाद में देख लेना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कस्टम 5 से लेके 10 नंबर का है। प्रोफेशनल के अंदर कस्टम फिक्स है 10 नंबर का है। और जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में कस्टम 25 से लेके 30 नंबर का है। अच्छा, आज के सेशन में जो हम रिवीजन करेंगे ना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। आपने शायद एक चैप्टर का नाम सुना होगा, और जैसे मैं चैप्टर का नाम बोलूंगा आपको तुरंत लगेगा सर इसमें से तो क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक का। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ड्यूटी ड्रॉबैक का। आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। प्रोफेशनल के एग्जाम में तो 100% बनेगा। एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज बेस बन जाएंगे। अच्छा, इसकी रिवीजन कराने से पहले ना, आज मैं आपके कुछ डाउट्स भी लूंगा, क्योंकि मैंने चेक किया कि आपकी जो 3 रिवीजन क्लास हुई है उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स आए हुए हैं। तो पहले एक बार फटाफट से डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम रिवीजन क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर आज हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, जबरदस्त तरीके से रिवाइज करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे आपको और बतानी है। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कैसे कराओगे, तो आपको मैं दोबारा बता दूं सर, पहले हम जितने भी प्रोविजंस होंगे ना उसके हम रिवीजन करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, टोटल हमारी 7 क्लास लगेंगी पूरे कस्टम में। प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें, टोटल हमारी 9 क्लास लगेंगी कस्टम के अंदर। और जिस दिन मेरी 7 और 9 क्लास खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद में जितने भी सेशन में डालूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस के होंगे। एग्जीक्यूटिव वालों का मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन के डालूंगा, जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं कस्टम में उसके मैं अलग सेशन डालूंगा। और प्रोफेशनल वाले बच्चों के फुल फ्लैज बड़े बड़े कस्टम में जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर बने हैं और जो आगे बन सकते हैं उसके सेशन में स्टार्ट कर दूंगा। आपसे मैंने पहले भी कमिटमेंट की थी कि अक्टूबर का मंथ मुझे दे दो, इस अक्टूबर के मंथ में कस्टम की पूरी रिवीजन भी करा दूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। सर अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दो। तो अक्टूबर का पूरा महीना कस्टम में जाएगा, उसकी रिवीजन में जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएगा। अक्टूबर के बाद फिर हम नवंबर दिसंबर से देखेंगे हमें क्या करना है। बट अक्टूबर के मंथ में हम जबरदस्त तरीके से कस्टम की रिवीजन भी करेंगे, कस्टम के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अपने माइंड से निकाल दो क्वेश्चन कैसे होंगे। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक बार पहले प्रोविजन की रिवीजन कर लो, अपने माइंड में रिकॉल करो कि आपने क्लास में ये किया था। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको वो सारी बातें याद आएंगी कि सर ये तो हमने क्लास में अब रिवीजन की थी ना, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ सकते हैं। बच्चा कह रहा है यस सर। चलो इधर देखो ध्यान से। एक तो पहले मुझे आपके डाउट्स लेने हैं, अभी 2 मिनट के बाद डाउट्स ले लूंगा। उसके बाद फिर ड्यूटी ड्रॉबैक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी रिवीजन करनी है, देन वो रिवीजन करेंगे। और जो मेरा अगला सेशन अब मंडे को आएगा उसके अंदर एक और टॉपिक के हम जबरदस्त रिवीजन करेंगे, दैट इज बैगेज। और जैसे ही मैंने बैगेज का नाम लिया, आप फिर समझ गए कि बैगेज में से क्वेश्चन पक्का बनता है। बैगेज का मतलब क्या कि अगर मुझे बाहर से कोई भी सामान लेके आना है तो उस सामान को मैं कितना लेके आ सकता हूं, कितने की लिमिट है, वो सामान अलाउड है नहीं है, कितनी एग्जम्पशन लिमिट है, वो सारी की सारी बातें हम बैगेज के चैप्टर में करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको हम मंडे को करेंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम करेंगे वैल्यूएशन, उसके बाद फिर हम करेंगे डेफिनेशन वाला चैप्टर। ठीक है जी। फिर एग्जीक्यूटिव के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर प्रोफेशनल के कुछ एडिशनल टॉपिक जो होंगे उसके हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। बच्चा कह रहा है सर थैंक यू सो मच, अब स्टार्ट कर सकते हैं। माइंड में सारे डाउट क्लियर हो गए पक्का पक्का। अब फटाफट से बच्चों को बुला लो, जिन बच्चों को लगता है स्टार्टिंग के 5-7 मिनट वेस्ट होते हैं, उनका टाइम वेस्ट ना हो, अब उन्हें बुला लो। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से ना मुझे बस ये बता दो कि अभी तक 3 रिवीजन क्लास में हमने जो भी की है उसकी 5 मिनट लगा के रिवीजन कराऊंगा, देन फिर आपके डाउट लूंगा, फिर हम रिवीजन क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक जब हमने कस्टम स्टार्ट किया था तो कस्टम की रिवीजन क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कस्टम एक ड्यूटी होगा, टैक्स होगा। कस्टम एक ड्यूटी है, किस पे लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने पे लगेगा जी। उसके बाद मैंने कहा था गुड्स पर लगेगा, सर्विस पर कस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर गुड्स की डेफिनेशन क्या थी वो सारी बातें हमने देख ली थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या था वो सारी बातें हमने देख ली। फिर मैंने कहा था कस्टम में आपके 2 एक्ट होंगे, एक तो कस्टम एक्ट होगा और एक कस्टम टैरिफ एक्ट होगा। प्रोविजन जो होंगे वो सारे के सारे कस्टम एक्ट में होंगे, रेट जो होंगे वो सारे के सारे टैरिफ एक्ट में होंगे। टैरिफ एक्ट में आपके 2 रेट होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी
के, एक्सपोर्ट ड्यूटी के। अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी की बात करूंगा शेड्यूल 1 में होंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करूंगा शेड्यूल 2 में होंगे। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी के जो रेट होंगे वो दो रेट होंगे, एक तो स्टैंडर्ड रेट होगा, प्रेफरेंशियल रेट होगा। स्टैंडर्ड रेट नॉर्मल केस में लगेगा, प्रेफरेंशियल रेट जो होगा अगर हमने इंपोर्ट किया मोस्ट फेवर्ड नेशन से, उस केस में क्या लगेगा, प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पे की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना नेक्स्ट पॉइंट मैंने कह रही कस्टम की ड्यूटी जो होती है वो कौन कौन सी तरह की होती है। आपको मैंने कहा था ड्यूटी मेनली दो तरह की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले केस में आपकी एक ही ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। और इंपोर्ट वाले केस में काफी सारी ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट वाले केस में काफी सारी ड्यूटी लगती है। पहला मैंने कहा था बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद मैंने कहा था जीएसटी एप्लीकेबल भी होगा, फिर मैंने कहा था प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कंपनसेशन सेस हो गया। और एक बच्चे ने कहा था सर आप बोलना भूल गए सोशल वेलफेयर सरचार्ज। यस, वो मैं आपको वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर बताऊंगा। इवन आज जो हमने ड्यूटी ड्रॉबैक के चैप्टर की रिवीजन करनी है उसके अंदर भी आपको बताऊंगा कि एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, ठीक है, वो भी आपका इंपोर्ट के ऊपर लगेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता, सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी पर लगता है। तो सिंपल से एक बात ध्यान रखना कि अगर हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे हायर द टैक्सेस, अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे या तो नोट द टैक्सेस या लोअर द टैक्सेस लगेगा। इंपोर्ट वाले केस में टैक्स को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट वाले केस में या तो टैक्स लगाना ही नहीं है, अगर लगाना है तो बहुत कम टैक्स लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को बेनिफिट पहुंचाना है, इंपोर्ट को बेनिफिट नहीं पहुंचाना। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर हमने कस्टम लॉ के ऑब्जेक्टिव किए, वो सारे हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट कस्टम लॉ क्यों लेकर आई थी, वो सारी बातें हमने समझ ली थी। इन बातों के बाद फिर हमने किया इंडिया की डेफिनेशन। अब इंडिया की डेफिनेशन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इंडिया की डेफिनेशन में टोटल मिला के 28 स्टेट होंगे और 8 यूटी होंगी। आपने मे बी 9 यूटी पढ़ी होंगी, मैंने कहा था 2 यूटी मर्ज हो चुकी हैं, अब आपकी 8 यूटी होंगी, 28 स्टेट होंगे। गलती से भी ये मत बोलना कि सर 3 यूटी को हम स्टेट मानते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके। ये जीएसटी में हम करते हैं, कस्टम में नहीं करते। इट मींस अगर एग्जाम में कस्टम की बात करूंगा तो कस्टम में 28 स्टेट लिख के आनी है और 8 यूनियन टेरिटरी लिख के आनी है, उसमें 3 यूटी को स्टेट नहीं मानना। वो सारी बातें हम जीएसटी में डिस्कस करेंगे, कस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कहा था टीडब्ल्यूआई का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियन कस्टम वोटर किसे कहते हैं, ईजेड किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम रिवीजन क्लास नंबर 1 या 2 या 3 में कर चुके हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमने किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का मतलब ये होता है कि अगर हमें इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा जो कस्टम में 10 डिजिट का होता है, और ये हमें कौन देता है, डीजीएफटी देता है। इसका फॉर्म नंबर क्या होता है, ANF2A। इसका फॉर्म नंबर क्या होता है, ANF2A। और इसकी वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद फिर हमने क्या रही कस्टम के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें मोड कौन कौन से होते हैं, तो एक मोड होगा सी, एक होगा एयर और एक होगा लैंड। इन तीनों से हम इंपोर्ट करेंगे, इन तीनों से हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये बातें हमने यहाँ पे की। फिर रिवीजन क्लास नंबर 2 जो हमने स्टार्ट की थी, आपको मैंने कहा था कस्टम में ना आपके सामने 4 टर्म्स आएंगी। एक तो आपका आएगा एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक आएगा FAS प्राइस, एक आएगा FOB प्राइस और एक आएगा CIF प्राइस। फटाफट से बोल देना एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता है, उसकी फैक्ट्री में जो प्राइस होगा उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलेंगे। उस प्राइस में अगर मैं रस्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रस्ते का इंश्योरेंस, लोकल टैक्स ऐड कर दूंगा तो FAS प्राइस आ जाएगा। उस FAS प्राइस में लोडिंग खर्च अगर मैं ऐड कर दूंगा FOB प्राइस आ जाएगा। उस FOB प्राइस में पानी की ट्रांसपोर्टेशन, पानी का इंश्योरेंस अगर मैं ऐड कर दूंगा तो CIF प्राइस आ जाएगा। CIF प्राइस में गलती से भी अनलोडिंग खर्चे ऐड मत करना। पहले एक जमाने में लैंडिंग चार्जेस, अनलोडिंग खर्चे ऐड होते थे, अब CIF वैल्यू में लोडिंग खर्चे मतलब लैंडिंग चार्जेस या अनलोडिंग खर्चे ऐड नहीं होते, बस ये बात ध्यान दो। तो मैंने एक बात आपको बोली थी कि 4 प्राइस ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, या तो वो बोलेंगे एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, या वो बोलेंगे FAS प्राइस क्या होता है, या वो बोलेंगे FOB प्राइस क्या होता है, और या वो बोलेंगे CIF प्राइस क्या होता है। तो आपके सामने ये चारों बातें हमने डिस्कस कर ली थी। इन चारों बातें डिस्कस करने के बाद फिर अगला पॉइंट हमने किया बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। अब बिल ऑफ लेडिंग मैंने कहा था ये एक आपका डॉक्यूमेंट होता है, एक कमिटमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, शिपिंग कंपनी के बीच में और सेलर के बीच में कि हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो चुका है। इसकी 3 कॉपी होती है, एक कॉपी ये वाला आदमी रखेगा, एक कॉपी मास्टर ऑफ वेसल को देगा, एक कॉपी मुझे देगा जिसने वो सामान परचेज की है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैंने कहा था कि इसको हम बोलते हैं बिल टी, बट अगर हम कस्टम की बात करेंगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग बोलोगे, बिल ऑफ लोडिंग नहीं बोलोगे, बिल ऑफ लेडिंग बोलोगे। ये सारी बातें आपके सामने थी।
फिर ये बातें रिवीजन करने के बाद अगला पॉइंट फिर मैंने बोला इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है। इंपोर्ट मैनिफेस्ट याद करो, मैंने कहा था आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी पड़ती है। व्हीकल वाले केस में आने के 12 घंटे के अंदर फाइल करनी पड़ती है। क्या आ रहा है, कब आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, ये सारी की सारी बातें बतानी पड़ती है इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर। उसके बाद फिर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। बिल ऑफ एंट्री क्यों फाइल करनी होती है कि अगर हमें सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करना है या पोर्ट से वेयर हाउस में सामान लेके जाना है, उसके लिए हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर की भी होगी, बिल ऑफ एंट्री येलो कलर की भी होगी, बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर की भी होगी। ये सारी बातें भी हम अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। फिर ये बातें करने के बाद ना आपको मैंने इंपोर्ट का प्रोसीजर बताया था कि अगर बाहर से मुझे, इट मीन अगर बाहर के पोर्ट से अगर इंडिया के पोर्ट में आना है तो उस केस में क्या क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। याद करो, सबसे पहला सेक्शन, नालायक एक बच्चा सो गया, वो कथा नहीं चल रही है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है? बच्चा कह रहा है हमें लग रहा है विवेक बाबा गाबा, सॉरी गाबा, विवेक गाबा को आप बाबा बोल रहे हैं, नालायक को। आपके सामने क्या एक बाबा जी प्रकट हो गए हैं? बच्चा कह रहा है हमें तो ये लग रहा है कि एक बाबा है, पूरी स्पीड में दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। नालायक को पूरी स्पीड में नहीं दौड़ रहा, पहले क्लास जो 3 रिवीजन क्लास है उसकी रिवीजन करा रहा हूँ, अब उसमें तो दौड़ूंगा ही ना। अब जिस बच्चे ने वो 3 रिवीजन क्लास ही अटेंड नहीं की और अगर इतनी फास्ट वो स्पीड सुनेगा तो बच्चा तो वैसे ही गिर जाएगा, बच्चा गाली देके जाएगा मुझे, कहेगा भागो यहाँ से, विवेक सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते। तो पहले वो 3 रिवीजन क्लास देख लेना, उसके बाद ये फास्ट वाली स्पीड सुनना, जबरदस्त तरीके समझ में आएगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही, मतलब 3 रिवीजन क्लास आपने सही ढंग से देखी नहीं है फिर, ठीक है। और ये सोना नहीं है सर, यहाँ पे अभी रिवीजन क्लास नंबर 4 अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, सोने की तैयारी करो नालायक। इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमें करना है और अगर उसके अंदर कुछ परसेंटेज है, अगर वो परसेंटेज भूल गए एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे और आपके मॉड्यूल में कई जगह पे गलती है, तो प्लीज देख लेना कि आपने नोट्स कैसे बनाने। और कई बच्चे कह रहे हैं सर जो लास्ट क्लास के नोट्स है वो भी डाल दो। मैंने जितने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं वो तो डाले हैं, बाकी नोट्स आपको साथ के साथ बनाने पड़ेंगे। सर बाकी नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि नोट्स ना यहाँ पे खराब हो जाते हैं और यही फाइल सेव होती है, वो खराब नोट्स में डाल ही नहीं सकता। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये नोट्स आपने बनाने हैं, चाहे वीडियो पॉज करके बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ। इधर देखो ध्यान से। अब मैंने कहा था कि अगर बाहर के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट में आना है तो क्या क्या प्रोसीजर होंगे। सबसे पहला सेक्शन नंबर 29 ये बात कहता है किसी भी पोर्ट पे चले जाना, किसी भी पोर्ट पे चले जाना है, कस्टम पोर्ट पे जाना है तो कस्टम पोर्ट पे जाना है, परमिशन लोगे तो बीच में कहीं रुक सकते हो, वो सारी बातें हमने क्लास में कर ली। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 30, भैया आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी है। इंपोर्ट मैनिफेस्ट किस केस में होती है? वेसल और एयरक्राफ्ट वाले केस में। इंपोर्ट रिपोर्ट किस केस में होती है? व्हीकल वाले केस में। व्हीकल वाले केस में आने के 12 घंटे के अंदर भी आप इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको परमिशन लेनी है, जिसको हम एंट्री इनवर्ड बोलते हैं। परमिशन मैंने ले ली अनलोडिंग की, उसके बाद फिर आपकी अनलोडिंग होगी उसी सामान की जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होगा, अप्रूव प्लेस पर होगी और कस्टम की सुपरविजन में होगी। ये सारी बातें हमने की। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना एक सेक्शन हमने 35 किया था। इस सेक्शन नंबर 35 में बच्चे को एक डाउट था कि सर रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग वाटर बोर्न क्या होता है। अब ये मैंने आपको डिटेल में समझाया नहीं था, अगर मैं इसके बेयर लॉ की लैंग्वेज पे रहूंगा ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, जो आपके कस्टम पोर्ट होते हैं, मैंने कहा था कि वहां पर ना बहुत सारा क्राउड होता है। अब इतना सारा क्राउड होता है कि कई बार बड़े बड़े वेसल खड़े करने की जगह ही नहीं होती, तो बड़े बड़े वेसल ना पीछे खड़े हो जाते हैं, काफी दूर खड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बोट्स होती हैं, बड़े बड़े वेसल से छोटी छोटी बोट में सामान रखा जाता है और वो छोटी छोटी बोट जो है वो कस्टम पोर्ट तक सामान लेके आती हैं, इसको हम वाटर बोर्न कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कई बार इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बोट से छोटी बोट में तुम यहाँ पे सामान लेके आओगे तो उस केस में ना एक बोट नोट होता है, बोट नोट होता है, वो फाइल करना पड़ता है। अगर बोट नोट फाइल करोगे तो उस केस में इसको हम परमिशन दे देंगे, अगर बोट नोट फाइल नहीं करोगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे रिस्ट्रिक्शन। तो आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, तभी मैंने आपको एक लाइन के अंदर समझा दिया था। बट एक बच्चे का डाउट आया था कि सर 35 हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो 35 का मतलब ही होता है बड़ी बोट से, मेरे साथ ऐसे करो, बड़ी बोट से छोटी बोट में सामान, फिर छोटी बोट से कस्टम पोर्ट में सामान जब आता है उसको हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 35। उस केस में कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। उस केस में आपको बोट नोट फाइल करना पड़ता है, अगर बोट नोट फाइल कर दोगे तो परमिशन दे देंगे, अदरवाइज हम वहां पे क्या लगा सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन। यह आपका एक डाउट था सेक्शन नंबर 35। उसके बाद सेक्शन नंबर 36, भैया हॉलीडे के दिन आपकी लोडिंग अनलोडिंग में हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ये हमारा सेक्शन नंबर 36 था। उसके बाद फिर जो हमने रिवीजन क्लास नंबर 3 में जो हमने स्टार्ट किया, मुझे फटाफट से बोल दो सर, 5 से लेके 8 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ मैं 2-3 मिनट आपके और लूंगा। अब यहाँ पे अब सोच के बोला इंडियन कस्टम पोर्ट पे सामान आ गया था, इंडियन कस्टम पोर्ट से अगर वो सामान मुझे घर लेके जाना है या मुझे वेयर हाउस में लेके जाना है, उसके क्या क्या प्रोसेस होंगे वो सारी बातें हमने की थी। बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, मुझे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्लियरेंस ऑर्डर पास होगा, उसके बाद वो घर जाके सामान आएगा या वो वेयर हाउस में जाएगा, फिर वेयर हाउस से घर आएगा, कौन सी एंट्री
कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, किस कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, वो रिवीजन क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब यहां पे भी ना कई बच्चों के डाउट थे। अब मैं आपको डाउट दिखा दूं कि आपके डाउट क्या थे लास्ट क्लास में। अच्छा, एक ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट वाला केस क्या था। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, सेम वेसल में सामान आगे जाएगा। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे वेसल चेंज हो जाएगा उसके बाद अगर सामान जाएगा उसको हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जाके फाइनली हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई है और अब जाके मैं आपके डाउट्स लूंगा। सिर्फ 5 मिनट मुझे और दे देना, देन फिर मैं रिवीजन क्लास नंबर 4 पे आ जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ 5 मिनट मुझे और दे देना, उसके बाद फिर मैं रिवीजन क्लास नंबर 4 पे आ जाऊंगा। अब यहां पे देखो रिवीजन क्लास नंबर 4 क्या है। यहां पे एक बार चेक करना कस्टम में डाउट्स क्या है जी। आपका एक तो सेक्शन आया था 30A। एक बच्चे ने मुझे कहा था सर आपने सेक्शन 30 तो बता दिया बट 30 कैपिटल ए नहीं बताया। सर सेक्शन 30 कैपिटल ए जो है ना वो पता है किसका है, पीजीएम का है, पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट। याद करो मैंने कहा था कि भैया आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। इंपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या होता है, क्या आ रहा है, कब आ रहा है, कितने टाइम में आ रहे हो, सामान कहां से ला रहे हो, वो सारी बातें इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होती है। अब उस वेसल में कई बार पैसेंजर भी तो होंगे, उस वेसल में क्रू मेंबर भी तो होंगे, तो कितने पैसेंजर उसमें हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका एड्रेस, कितने क्रू मेंबर हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका एड्रेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए एक नया सेक्शन बताया था, सेक्शन नंबर 30 है। इट मींस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि अगर गुड्स का रिकॉर्ड चेक करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेंगे। और अगर पैसेंजर का रिकॉर्ड हमें चेक करना है कि कितने पैसेंजर हैं, कहां से आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें जो होंगी वो पैसेंजर मैनिफेस्ट के अंदर होंगी। और ये पैसेंजर मैनिफेस्ट जो है वो सेक्शन 30A के अंदर है। ठीक है री, एक बार यहां पे चेक करो, पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज कौन, जो वेसल होता है उसका जो मेन पर्सन होता है वो डिलीवर करेगा पैसेंजर जनरल मैनिफेस्ट। किसको डिलीवर करेगा, प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर को। और ये कब फाइल करना होता है, वेसल और एयर वाले केस में आने से पहले और व्हीकल वाले केस में आने पर फाइल करना होता है। यहां पे 12 घंटे की टाइम लिमिट नहीं है, 12 घंटे की टाइम लिमिट इंपोर्ट रिपोर्ट वाले केस में है, पैसेंजर मैनिफेस्ट वाले केस में नहीं है। ठीक है जी, तो अब जिस बच्चे का भी डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक सेक्शन 30A वो पैसेंजर मैनिफेस्ट का है और 30 जो है वो इंपोर्ट मैनिफेस्ट का है। उसमें बातें गुड्स की होती हैं, इसमें बातें पैसेंजर की होती हैं, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद फिर एक बच्चे का डाउट था कि सर सेक्शन 46 जो आपने बताया था ना बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का, उसमें आपने ना हमें कुछ टाइम लिमिट बताई थी, वो हमें समझ में नहीं आई थी। तो आपको मैं सेक्शन नंबर 46 दोबारा दिखा रहा हूं जी। एक बार चेक करना, सेक्शन 46 है कि बिल ऑफ एंट्री अगर फाइल करनी है उसकी टाइम लिमिट क्या है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है, इंपोर्टर शेल प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव एट द कस्टम पोर्ट। इट मींस जब बाहर से सामान इंडियन कस्टम पोर्ट पे आ जाएगा, या तो उस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो या उससे अगले दिन के एंड तक तुम्हें बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी पड़ेगी। जिस दिन वो सामान आया या तो उस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो या उससे अगले दिन के एंड तक तुम्हें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। एक बच्चा कहता है यार सर ने तो रिवीजन क्लास के अंदर ये भी तो बताया था कि आने से पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। यस, फाइल कर सकते हैं। देखो मैंने अगला पॉइंट वही तो लिखा है कि प्रायर बिल ऑफ एंट्री अलाउड बिफोर इंपोर्ट मैनिफेस्ट, मतलब आने से पहले भी फाइल कर सकते हो बट वेसल एयरक्राफ्ट मस्ट बी अराइव विद इन 30 डेज। ठीक है, इट मींस आने से पहले भी तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो बट 30 दिन के अंदर अंदर ये वेसल आ जाना चाहिए। अगर 30 दिन में नहीं आएगा फिर तुम्हें दोबारा से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होगी। ऑब्वियसली बात है वो बिल ऑफ एंट्री इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि वैलिड ही वो तब होगी जब 30 दिन के अंदर आएगा। और मैंने प्रैक्टिकली कहा भी था कि सर 30 दिन तो बहुत दूर की बात है, जब वेसल को 5-6 दिन होते हैं ना नॉर्मली हम तब फाइल करते हैं। सोच के बोला भी 1 महीना पड़ा है, मैं 1 महीना पहले बिल ऑफ एंट्री क्यों फाइल कर दूंगा भाई। बट गवर्नमेंट ने फिर भी कहा कि भैया आप बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दो बट ये हमें श्योरिटी दे दो कि तुम्हारा वेसल 30 दिन में आ जाएगा। और अगर 30 दिन में नहीं आएगा तो वो बिल ऑफ एंट्री बेकार हो जाएगी। फिर दोबारा से जब वो आएगा ना उसके आने पर या उसके अगले दिन के एंड पर तुम्हें बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात ये समझो कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है, जब वो वेसल आया उस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो, उस दिन नहीं कर पाए अगले दिन के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो। उसके बाद अगर करोगे तो भैया फिर आप डिफॉल्ट कर दोगे, उस केस में पेनल्टी और इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, बच्चा कहता है मैं तो आने से पहले फाइल करना चाहता हूं, कर दो। आने से पहले भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो बट जिसके लिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की वो सामान 30 दिन के अंदर यहां पर पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचेगा वो बिल ऑफ एंट्री बेकार हो जाएगी, फिर दोबारा से तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी।
तो ये आपका दूसरा डाउट था कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद फिर एक सेक्शन नंबर 47 जो आपने मुझसे डाउट पूछा। सेक्शन 47 में आपने कहा था कि सर आपने हमें ना ड्यूटी पेमेंट की टाइम लिमिट बताई थी, वो हमें समझ में नहीं आई थी कि आपने कहा था कस्टम ड्यूटी देनी होती है, डेफर्ड पेमेंट भी होती है, वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। एक बार दोबारा आप समझ लेना। क्लियरेंस ऑर्डर सेक्शन 47 में क्लियरेंस ऑर्डर पास होता है और इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट कैसे होती है। तीन केस आपके सामने मैं बना रहा हूं जी। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट। इट मींस अगर आपने खुद असेसमेंट करनी है, ड्यूटी आपने खुद असेस की है, तो गवर्नमेंट कहती है ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। इट मींस जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करोगे ना, उसी दिन आपको यहां पे ड्यूटी पे करनी होगी। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसी दिन आपको ड्यूटी पे करनी होगी। किस केस में? सेल्फ असेसमेंट वाले केस में। अब बच्चा कहता है सर मान लो आपने सेल्फ असेसमेंट की, गवर्नमेंट को वो असेसमेंट सही नहीं लगी, मतलब गवर्नमेंट को लगा ड्यूटी गलत है, तो फिर तो गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी। मैं कह रही बिल्कुल करेगी। सर अगर मान लो उसने असेसमेंट की, फिर किसी डिपार्टमेंट को लगा वो असेसमेंट भी गलत है, फिर गवर्नमेंट री असेसमेंट करेगी। मैं कह रही बिल्कुल करेगी। और एक कस्टम में ना प्रोविजनल असेसमेंट भी होती है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट वाले केस में विद इन वन डे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, विद इन वन डे फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री रिटर्न टू हिम बाय पीओ। मतलब जब डिपार्टमेंट मुझे असेसमेंट करके बिल ऑफ एंट्री दे देगा, उस दिन या उसके एक दिन के अंदर अंदर मुझे ड्यूटी पे करनी होगी। उस दिन या उसके एक दिन के अंदर मुझे ड्यूटी पे करनी होगी। ये किस केस में है? असेसमेंट वाले केस में। अगर सेल्फ असेसमेंट की बात है, मैंने ड्यूटी खुद निकाली है, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा उस दिन मुझे ड्यूटी पे करनी। अगर बाद में डिपार्टमेंट कहता है मैं असेसमेंट करूंगा, तो वो असेसमेंट कंप्लीट करके मुझे बिल ऑफ एंट्री वापस करेगा कि भैया मेरी तरफ से तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है, तो फिर उस दिन मुझे ड्यूटी पे करनी है या उससे अगले दिन तक मुझे पे करनी है। ठीक है। अब बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था डेफर्ड पेमेंट भी अलाउड होती है। यस अलाउड होती है डेफर्ड पेमेंट, बट सभी को अलाउड नहीं होती। आपको मैं एक टर्म बोलूंगा, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, प्रोफेशनल वाले बच्चे सिर्फ सुन के छोड़ देना। एक टायर 2 और एक टायर 3, एक टायर 2 होता है और एक टायर 3 होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसमें कुछ इंपोर्टर होते हैं, उन इंपोर्टर को गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है कि आप क्या करोगे कि आप डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो। सर डेफर्ड पेमेंट की जो आपने कहा था ड्यू डेट होती है वो गवर्नमेंट बताएगी। यस सर। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कोई ड्यू डेट होती है? यस होती है। मैं आपके सामने यहाँ पे ड्यू डेट लिख के लाया हूं ताकि कुछ बच्चे जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं उनको ये ना लगे कि सर ने ये बात तो बताई नहीं थी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफर्ड पेमेंट नोटिफाइड केस में अलाउड है, उसकी ड्यू डेट होगी, और वो ड्यू डेट क्या होगी ये ड्यू डेट आपके सामने है। बिल ऑफ एंट्री रिटर्न फॉर पेमेंट। बिल ऑफ एंट्री अगर आपको रिटर्न की जाती है 1 से 15 दिन के अंदर, जैसे मान लो बिल ऑफ एंट्री मुझे 2 जनवरी को मिली, 3 जनवरी को मिली, 4 जनवरी को मिली, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर बिल ऑफ एंट्री 1 से 15 दिन के अंदर किसी मंथ में आ रही है तो तुम्हें 16 तारीख तक पेमेंट करनी है। डेफर कर दी ना पेमेंट, डेफर पेमेंट कर दी। इट मींस अगर मान लो 2 तारीख को आ रही है तो भी तुम्हें 16 तक पेमेंट करनी है। विद इन वन डे वाला कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस जब मुझे बिल ऑफ एंट्री आ रही है और वो बिल ऑफ एंट्री 1 से 15 दिन के अंदर आ रही है तो पेमेंट करनी है 16 को। बच्चा कहता है सर अगर बिल ऑफ एंट्री 16 से लेके मंथ के एंड तक आ रही है तो फिर पेमेंट करनी है, जहां वो मंथ खत्म होगा उससे अगला महीना जो स्टार्ट होगा उसकी फर्स्ट डे को पेमेंट करनी है। बट अगर ये 16 से मंथ एंड मार्च का महीना पड़ रहा है ना तो फिर पेमेंट करनी होगी 31 मार्च को। बच्चे कहते हैं भाई ये क्या चल रहा है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा यार, बड़ा स्यापा है, बड़ा क्लेश है। हमें तो लग रहा था कस्टम आसान है, आज हमें फील हो रहा है कि कस्टम तो मुश्किल है। पहली 2 क्लास आसान लग रही थी। नलायकों क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? एक बात मुझे बताओ, ये जो बातें आपने रिवीजन क्लास नंबर 3 में की, उस बातों में आपके कुछ डाउट्स थे, उस डाउट्स को आपको मैं समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान सुना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चा ना उन बातों को रट लेता है, फिर बातों को समझता नहीं है, वही एग्जाम में दिक्कत आती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1 से 15, जैसे आज हमारी तारीख क्या है, आज हमारी 9 अक्टूबर है ना। अब मान लो आज मुझे बिल ऑफ एंट्री मिलती है, आज मुझे असेस होने के बाद बिल ऑफ एंट्री मिलती है, तो 9 अक्टूबर है। तो वैसे में पेमेंट कब करनी होती है? जब मुझे बिल ऑफ एंट्री मिली उस दिन या उसके एक दिन के अंदर। गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर तुझे 1 से 15 तारीख के बीच में बिल ऑफ एंट्री मिल रही है तो तू 16 तक पेमेंट कर दे। मतलब एक तरह से मुझे अगर मुझे 2 तारीख को बिल ऑफ एंट्री मिली तो मुझे 2 से 15 तारीख तो मिली, 16वीं में मिल गई। देखो इतना गैप मुझे मिल गया, पेमेंट डेफर हो गई। अगर बिल ऑफ एंट्री मिलती है 16 से लेके 30 या 31 तारीख किसी भी मंथ की, तो फिर मुझे पेमेंट करनी है अगले महीने की 1 तारीख को। बट अगर मार्च का महीना है तो 31 मार्च ही मेरी लास्ट डेट होगी। बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है।
बच्चा कहता है अच्छा सर, ये प्रोफेशनल वाला बच्चा कह रहा है सर यही तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्लियर फर्स्ट पे लेटर क्या होता है। तो क्लियर फर्स्ट पे लेटर का मतलब होता है कि आपने गुड्स पहले क्लियर करवा लिया, आपको ड्यूटी बाद में देनी होगी। वो कौन से केस होते हैं? वो ये वाले केस होते हैं कि अगर कुछ इंपोर्टर गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है तो उन्हें पेमेंट डेफर कर दी जाती है। बट डेफर का मतलब क्या है कि जब बिल ऑफ एंट्री मिलेगी, अगर वो इसके बीच में आ रही है तो 16 तारीख, 16 से 30 से 31 के बीच में आ रही है अगले महीने की 1 तारीख। बट अगर 16 से 30 से 31 वो मार्च का महीना पड़ रहा है तो 31 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी। ये आपकी डेफर है। और अगर आप डेफर में कवर नहीं होते तो भैया आप ये चेक करो कि आपका केस असेसमेंट वाला है, सेल्फ असेसमेंट वाला है। सेल्फ असेसमेंट वाला है तो जिस टाइम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करोगे सेम टाइम पर, और अगर असेसमेंट वाला है तो विद इन 1 डे की बात होगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। बाकी आप सेक्शन 47 का बेयर लो देख सकते हो, ठीक है। बट बेयर लो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। बट अगर कुछ बच्चों को डाउट होता है ना कि नहीं सर मुझे तो बेयर लो देखना है, प्रोफेशनल वाले बच्चों को ज्यादा अंदर से होता है कि मुझे बेयर लो देखना है, तो अब अगर बेयर लो पढ़ोगे, उसके इंटरप्रिटेशन निकालोगे, एनालिसिस निकालोगे, वही सेम एनालिसिस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बस ये बात ध्यान दें, आपके एग्जाम में वो टाइम लिमिट पूछ सकते हैं, तो टाइम लिमिट आपको बहुत ध्यान देनी है। अब इसमें से कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक बार पहले कस्टम की क्लासेस देख लो, फिर जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, फिर याद कराऊंगा कि देखो याद करो, इस रिवीजन क्लास में हमने ये पॉइंट पढ़ा था, उसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? लो जी, अब जाके आपके डाउट खत्म हो गए हैं। अब आपके डाउट खत्म हो गए, उम्मीद करूंगा जिन बच्चों के डाउट थे क्लियर हो गए। तो मेरे ख्याल से हमें 25 मिनट हो गए हैं जी। 25 मिनट के बाद अब जाके मैं रिवीजन क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है जी। अब जिन बच्चों के ये डाउट नहीं थे, वो रिवीजन क्लास 4 देखने के लिए आए थे, अब उन बच्चों को मैसेज कर दो कि भैया अब आ जाओ, अब रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। पहले 25 मिनट वेस्ट थे हमारे लिए क्योंकि हमें सारा कुछ आता था। बच्चा कह रहा है ऐसे मत बोलो सर। हाँ, कई बच्चों को लगता है ना कि टाइम वेस्ट होता है, तो उनके लिए कह रहा हूं कि 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अब उनको बुला लो। इधर देखो ध्यान से रही, अब हमें एक चैप्टर स्टार्ट करना है, ड्यूटी ड्रॉबैक। सर एक बात मुझे सोच के बताना, ये ड्यूटी ड्रॉबैक नाम से ही क्या पता लग रहा है आपको? पहली बात, चैप्टर देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों में क्वेश्चन बनेगा। ये टर्म जो है ना, ड्यूटी ड्रॉबैक जो है, ये टर्म आपने ना इनकम टैक्स के अंदर भी पढ़ी होगी, पीजीबीपी के चैप्टर में। बच्चा कह रहा है वो तो हमें आता ही नहीं, वो तो हम छोड़ के जाते हैं, उसके बात कैसे कर रहे हो? बट जिन बच्चों ने पीजीपी सही ढंग से पढ़ा है, याद करो सेक्शन 28 पीजीबीपी का, उसके अंदर मैंने कहा था जितने एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं अंडर पीजीपी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में एक इंसेंटिव मैंने बताया था डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक यहां पे आ गया। आपको मैंने वहां कहा भी था कि कस्टम में समझाऊंगा ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, तो वो सारे बच्चे जिनको पीजीपी के अंदर वो पॉइंट समझ में नहीं आया था, अब वो यहां पे ध्यान देंगे। नाम से ही पता लग रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है कि ड्यूटी का वापिस मिल जाना। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है? ड्यूटी का वापिस मिल जाना। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, ड्यूटी मुझे कौन सी वापिस मिलेगी? मतलब अगर मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया और फिर वो मैंने आगे सामान बेचा, तो मुझे पिछले वाली ड्यूटी वापस मिलेगी या अगले वाली ड्यूटी वापस मिलेगी? गवर्नमेंट कहते पिछले वाली। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, अगर किसी पर्सन ने हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, अगर किसी पर्सन ने हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो उसने इंपोर्ट पर जितनी भी ड्यूटी पे की होंगी ना, वो सारी हम उसे लौटा देंगे। इसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब यह होता है कि जो तुम पीछे ड्यूटी देकर आए हो, अगर तुमने आगे ये वाला काम किया जो हम तुम्हें बोलेंगे, तो पिछले वाली ड्यूटी का हम तुम्हें रिफंड दे देंगे। अब इसको मैं नॉर्मली रिफंड नहीं बोलता, हम ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं, क्योंकि रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक में कुछ फर्क होता है। तो चैप्टर हम रिफंड का नहीं कर रहे, चैप्टर हम रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी नहीं कर रहे, चैप्टर हम कर रहे हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है, फटाफट से मुझे बोल देना। ड्यूटी मुझे कौन सी वापस मिलेगी? अगले वाली वापस मिलेगी या पिछले वाली वापस मिलेगी? पिछले वाली वापस मिलेगी, अगले वाली नहीं मिलेगी। बच्चा कहता है सर फिर तो इंपोर्ट वाली ड्यूटी अगर वापस मिल जाएगी फिर तो गवर्नमेंट को नुकसान है। भाई गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट वाली ड्यूटी ही वापस करनी है, फिर गवर्नमेंट ड्यूटी हमसे चार्ज क्यों कर रही है? फिर तो ड्यूटी ही चार्ज ना करे अगर वापस देनी है। अब सुनना ध्यान से, वो ड्यूटी वापस कब मिलेगी? अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब बाहर से कोई सामान आया,
मान लो मैंने बाहर से सामान मंगाया, उस सामान पर मैंने क्या पे किया होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे की होगी। कई सारी कस्टम ड्यूटी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी, याद करो, याद आ रहा है कुछ, जीएसटी हो गया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया, प्रोडक्टिव ड्यूटी हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, वो काफी सारी ड्यूटी जो आप इंपोर्ट पे देके आते हो, गवर्नमेंट कहती है वो सारी ड्यूटी तूने दी होगी। अब जब तूने वो ड्यूटी दी होगी, अब वो सामान तेरे यहां पे आ गया। अब जब वो सामान यहां पे आया तो दो चीजें करेगा, या तो उस सामान को तू घर लेके जाएगा या उस सामान को तू वेयर हाउस लेके जाएगा। मैं कहती बिल्कुल सही बात है। कहते अगर तू इस सामान को घर लेके जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें ड्यूटी देके जाएगा, फिर तू घर लेके जाएगा। मैं कहती बिल्कुल। कहते अच्छा अब एक बात बता, जब वो सामान तेरे घर आ गया उसके बाद तू क्या करेगा। मैं कह रही वो सामान बेचूंगा, और जब मैं वो सामान बेचूंगा तो या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी या वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, तो उस पर जीएसटी लगेगा। ये बातें आपने जीएसटी के अंदर पढ़ी है। एक बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो सामान घर लेके आया उसने उस सामान को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया, या उसने उस सामान को कुछ महीने यूज किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया। और सर आपने तो हमें कहा था कि एक्सपोर्ट द गुड नोट द टैक्सेस, और एक्सपोर्ट वाले केस में तो फॉरेन रिजर्व आता है, और अगर एक्सपोर्ट वाले केस में फॉरेन रिजर्व आता है तो इस केस में गवर्नमेंट को तो फायदा है। मैंने कहा बिल्कुल फायदा है। गवर्नमेंट अब यही तो कहना चाह रही है, गवर्नमेंट अब यह बात कहना चाह रही है विवेक, कि जो सामान तू बाहर से लेकर आया, अगर वो सामान तूने एज सच ही एक्सपोर्ट कर दिया या उसको कुछ टाइम यूज करने के बाद फिर एक्सपोर्ट किया, या जो सामान तू लेकर आया उस सामान को तूने इंडिया में यूज किया, मैन्युफैक्चरिंग की, उससे कुछ दूसरी चीज बनाई और फिर वो तूने एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो तीनों ही केस में जो तूने इंपोर्ट पर ड्यूटी पे की होगी हम तुझे लौटा देंगे। बच्चा कह रहे नहीं आया समझ, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे ग्रे कलर के बच्चे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया तो मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी पे की, ये तो क्लियर है। अब जब मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी पे की होगी तो गवर्नमेंट कह रही है लेट्स टेक एन एग्जांपल विवेक, तू बाहर से कैलकुलेटर लाया, ये कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, तू बाहर से कैलकुलेटर लाया, इस कैलकुलेटर पर तूने ड्यूटी पे की, इस कैलकुलेटर को तू एज सच मतलब जैसे लाया वैसा ही तूने एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो तूने इंपोर्ट पे ड्यूटी पे की थी हम तुझे वापस कर देंगे। इसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी का वापस मिल जाना। बच्चा कहता है सर मैं कैलकुलेटर लाया तो था बट मैंने इसे 3 महीने यूज किया, मैंने 5 महीने यूज किया, मैंने 7 महीने यूज किया, मैंने 11 महीने यूज किया, फिर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या मुझे तो भी ड्यूटी वापस मिलेगी? यस मिलेगी, बट सारी नहीं। आप खुद समझदार हो, कुछ कम मिलेगी क्योंकि आपने इंडिया में यूज भी तो किया है। अब वो कितनी परसेंटेज कम होगी और कितनी परसेंटेज कम होने के बाद फिर मुझे कितनी मिलेगी, वो सारी बातें हमें ड्यूटी ड्रॉबैक में देखनी है। एक बच्चा कहता है सर मेरे मन में क्वेश्चन है। मैं कहा क्या? कहता सर मान लो आप बाहर से प्लास्टिक लाए, उस प्लास्टिक पर आपने कस्टम ड्यूटी पे की। मैं कहा ठीक है। कहता उस प्लास्टिक से आपने पेन बनाया, कहता उस प्लास्टिक से आपने कैलकुलेटर बनाया। मैंने कहा ठीक है। कहता सर आप लाए तो प्लास्टिक थे। मैंने कहा हाँ। कहता बट आपने एक्सपोर्ट तो प्लास्टिक नहीं किया, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट प्लास्टिक नहीं किया, आपने एक्सपोर्ट किया कैलकुलेटर, आपने एक्सपोर्ट किया रिमोट, आपने एक्सपोर्ट किया पेन। बट हाँ जो आपने एक्सपोर्ट किया उसमें वो प्लास्टिक लगा हुआ है, जो आपने एक्सपोर्ट किया उसमें वो प्लास्टिक लगा हुआ है, बट वो प्लास्टिक ही बाहर जा रहा है ऐसा नहीं है, उसकी नेचर चेंज हो चुकी है, और नेचर चेंज होने के बाद फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? आंसर इज यस। तो ड्यूटी ड्रॉबैक के दो, ध्यान रखना, सिचुएशन 3 है, सेक्शन 2 है। मेरे पीछे बोलो, सिचुएशन 3 है, सेक्शन 2 है, सिचुएशन 3 है, सेक्शन 2 है, सिचुएशन 3 है, सेक्शन 2 है। बच्चा कह रहा है सिचुएशन 3 है, सेक्शन 2 है, क्या कहना चाह रहे हो? एक तो आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। सिचुएशन 3 कैसे है सर? सिचुएशन 3 आपको मैं दिखाता हूं। कैलकुलेटर लाया, कैलकुलेटर ऐसे का ऐसा ही एक्सपोर्ट कर दिया, सिचुएशन 1। कैलकुलेटर लाया, कैलकुलेटर को इंडिया में यूज किया और यही कैलकुलेटर एक्सपोर्ट कर दिया, तो इट मींस मैंने जो गुड्स लाया वही एक्सपोर्ट किया, पहले केस में एज सच और दूसरे केस में आफ्टर यूज। दो सिचुएशन हो गई। और तीसरी सिचुएशन, मैं लाया कुछ था, उसको यूज किया मैंने मैन्युफैक्चरिंग में, उससे कुछ नया गुड्स बनाया, वो एक्सपोर्ट किया, तो मैंने एक्सपोर्ट किया बट कैसे? आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज थर्ड सिचुएशन। बट सेक्शन 2 है, एक सेक्शन नंबर 74 और एक सेक्शन नंबर 75। 74 में गवर्नमेंट ये बात कहती है
कि जो आप सामान लाए उसी सामान को एक्सपोर्ट किया, चाहे वो एज सच किया चाहे वो आफ्टर यूज किया, तुम 74 में पूछो, 74 के पास जाके पूछो कि ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे कितना मिलेगा। और अगर जो सामान तुम लाए उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, कुछ नया गुड्स बनाया, फिर वो एक्सपोर्ट किया, उस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, तुम सेक्शन 75 के पास जाओ। तो भैया 74 और 75, बस ये बात ध्यान देना, दो सेक्शन आपके हैं जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? इधर देखो ध्यान से, आपका मैं एक बार बेस क्लियर कर दूं। अब यहां पे देखना, ये आपने यूएसए से सामान मंगाया, इंपोर्ट किया, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी, जीएसटी लगा, सेस लगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा। यहां पे एजुकेशन सेस नहीं है, इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, 4% याद आ रहा है जी। ओ सॉरी, इसमें नहीं है, कस्टम में नहीं है। कस्टम में एक सेस है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, या सोशल वेलफेयर सेस बोलते हैं, वो रेट क्या है, 10% है। अब ये 10% किस पे लगेगा, जितनी आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी उस पे लगेगा, ठीक है। उस पे आपको सेस देना पड़ेगा 10% के रेट से। वो कैसे निकलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो चैप्टर हमारा वैल्यूएशन का होगा ना, उसके अंदर हम समझ लेंगे। क्योंकि वैल्यूएशन में हमें सारी बातें करनी ही यही है कि भैया वैल्यू निकालो, ड्यूटी निकालो, वैल्यू निकालो, ड्यूटी निकालो, वो सारी बातें उस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये जो आपने ड्यूटी पे की है, ये जो आपने ड्यूटी पे की है, तो भैया अब यहां पे ड्यूटी आपने पे कर दी। अब सोच के बोलना, जब ये कस्टम पोर्ट पे सामान आया, या तो ये सामान जाएगा घर या ये सामान जाएगा वेयर हाउस। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, जो इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं, चाहे वो 100 बच्चा है, 150 बच्चा, जितना बच्चा सामने है, उनसे मेरा क्वेश्चन है कि जब ये सामान मैं घर के लिए क्लियर करूंगा तो क्या मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी? यस, मुझे कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, मुझे जीएसटी भी देना पड़ेगा। अच्छा, जब ये सामान मैं वेयर हाउस के लिए क्लियर करूंगा तो क्या सामान वेयर हाउस में लेके जाता हूं तब मुझे ड्यूटी देनी पड़ती है? सोच के मुझे बताओ, जब वो सामान वेयर हाउस में जाता है तो क्या मुझे ड्यूटी देनी पड़ती है? यस या नो? सर आंसर इज नो। बच्चा कह रहा है यस। यस कैसे? आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर समझाया था, रिवीजन क्लास नंबर 3 याद करो, उसके अंदर मैंने कहा था कि आपको सिर्फ वेयर हाउस चार्जेस पे करने होंगे, बाद में आपको पोर्ट ड्यूज देने होंगे। जब वेयर हाउस से घर लेके जाने की बात होगी तब जाके ड्यूटी देनी पड़ेगी, जब वेयर हाउस में जाएगा उस टाइम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। अगर ड्यूटी उस टाइम ही देनी पड़ जाए फिर तो मैं सामान घर नहीं ले आऊंगा। मैंने यही तो कहा था कि मेरे पास ड्यूटी देने के पैसे नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा तू वेयर हाउस में लेके जा, तुझे अभी ड्यूटी पे नहीं करनी, जब वेयर हाउस से घर लेके जाएगा तब तुझे ड्यूटी पे करनी है। इट मीन सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि जब मैं पोर्ट से घर लेके आऊंगा तो ड्यूटी दूंगा, पोर्ट से वेयर हाउस में सामान रखूंगा तो उस टाइम मैं ड्यूटी नहीं दूंगा। एक बच्चा कह रहा है आप हमें बता क्यों रहे हो, इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है। अब प्लीज ध्यान सुनना जी। मेरे पास कस्टम ऑफिसर का फोन आया कि विवेक यार तेरा सामान आ गया है और इस सामान को ना तू ले जा यार, इस सामान को तू ले जा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करो और सामान अपना घर ले जा। मैंने कहा मेरा सामान क्या आया है? कह रहा कैलकुलेटर आया है। अब पहला केस लेके चल रहा हूं, इस सामान को मैं घर लेके आ रहा हूं, मैंने घर के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल की, याद करो व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, ड्यूटी पे करूंगा, इस सामान को मैं घर लेके आ गया, अब ये सामान मेरे घर आ गया। अब जब ये सामान मेरे घर आया, इस पर मैं ड्यूटी पे कर चुका हूं, इस सामान को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो तूने ड्यूटी पे की है उस ड्यूटी को हम वापस कर देंगे, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा केस से निकल के आ रहा है, मैंने ऑफिसर को बोला, मैंने कहा हेलो ऑफिसर, यार सिंपल सी बात है, मेरे पास ना अभी स्पेस नहीं है, और अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये सामान अभी घर लेके नहीं आऊंगा, मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने वेयर हाउसिंग की। कहता ठीक है, वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दे और ये सामान तू वेयर हाउस में ले जा, पोर्ट ड्यूज पे कर दे, ड्यूटी तो बाद में पे कर दियो जब तू वेयर हाउस से घर लेके जाएगा। मैं कहा ठीक है। अच्छा, अब ये सामान यहां से चला गया वेयर हाउस, अब जब ये सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है तो आपको मैं अगली आने वाली रिवीजन क्लास के अंदर बताऊंगा कि इस वेयर हाउस पे पड़े हुए सामान को मैं डायरेक्टली यहां से ना एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। मैं घर लेके नहीं आया, मैं डायरेक्टली यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं। कैसे? मेरे पास बाहर से कस्टमर का कॉल आ गया, कहता सर मुझे ना कैलकुलेटर चाहिए। मैंने कहा यार कैलकुलेटर तो मेरे पास पड़ा है वेयर हाउस के अंदर। मैं कहा मैं अभी जाता हूं, वेयर हाउस चार्जेस पे करता हूं और वो सामान तुझे डायरेक्टली वहीं से वहीं एक्सपोर्ट कर देता हूं। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, सोच के बोलना, जब ये सामान इंडिया के पोर्ट पे आया तो क्या पोर्ट पे आते ही ड्यूटी पे करनी होती है? आंसर इज नो। बिल ऑफ एंट्री जब होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हैं तब बिल ड्यूटी पे करनी होती है। पोर्ट से वेयर हाउस में गया तो मैंने क्या ड्यूटी पे की होगी? आंसर इज नो। जब पोर्ट से वेयर हाउस में गया मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी ही पे नहीं की होगी और उस वेयर हाउस में पड़े हुए गुड्स को डायरेक्टली मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो अपने बोल देना जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो क्या इस केस में मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? नहीं मिलेगा।
अब मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे रटने वाले हैं, कितने बच्चे समझने वाले हैं। मुझे फटाफट से बताओ, अगर वेयर हाउस में पड़े हुए सामान को डायरेक्टली मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? बच्चा कह रहा है मिलेगा। मुझे यही उम्मीद थी आपसे नालायक को, मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि मुझे पता है आप ध्यान सुन नहीं रहे। एक बात मुझे बताओ, क्यों मिलेगा भाई? आप बताओ ना, आपने बोला है ना कि हाँ मिलेगा, तो आप बताओ क्यों मिलेगा। सर आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट द गुड नोट द टैक्सेस, तो उस केस में गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, तो जो आपने ड्यूटी पहले पे की होगी तो आपको वापस मिलेगी ना। एक बात मुझे सोच के बताना, क्या इस केस के अंदर पहले ड्यूटी आपने पे की होगी? क्या आपने सामान घर से एक्सपोर्ट किया या वेयर हाउस से एक्सपोर्ट किया? वेयर हाउस से किया, और जब वो सामान वेयर हाउस से एक्सपोर्ट करते तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी ही नहीं होगी। और जब इंपोर्ट ड्यूटी ही आपने पे नहीं की होगी तो मेरे लाल, मेरे ग्रीन या मेरे व्हाइट कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, अगर पहले ड्यूटी ही पे नहीं की होगी उस केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिल जाएगा? बच्चा कहता है अच्छा, अब जाके समझ में आ रहा मेरे। मतलब सर आप यो कहना चाह रहे कि अगर मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी पे की होगी, इंपोर्ट पे ड्यूटी पे की होगी, फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तब मुझे ड्यूटी वापस पे मिलेगी, अगर मैंने ड्यूटी ही पे नहीं की होगी तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलेगा? यस, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। तो पहली कंडीशन आप ये समझ लो ड्यूटी ड्रॉबैक की, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी पे की हो। ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि अगर आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी ही पे नहीं की तो आप गवर्नमेंट से ड्यूटी किसकी वापस लेने जाओगे? मैं गवर्नमेंट के पास चला गया, मैंने कहा गवर्नमेंट 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 ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा गवर्नमेंट मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दो। गवर्नमेंट कह रही किसका? मैं कहा मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दो। गवर्नमेंट कह रही किसका? मैं कहा मेरे को नहीं पता, मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दे दो यार। गवर्नमेंट कह रही किसका ड्यूटी ड्रॉबैक दे? मैं कहा मेनू नहीं पता, मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए। गवर्नमेंट कह रही पागल तो नहीं हो गया भाई, तू पागल तो नहीं हो गया? जब तूने हमें ड्यूटी ही पे नहीं की तो ड्यूटी ड्रॉबैक किसका के? इट मींस ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही तब जब मैं इंपोर्ट पर ड्यूटी पे कर चुका हूं। तो सबसे मेन कंडीशन ड्यूटी ड्रॉबैक की ये है कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी पे की हो तभी तो ड्यूटी वापस मिलेगी, अगर ड्यूटी ही पे नहीं की तो वापस क्या मिलेगा मुझे? बच्चा कहता है यार कमाल कर दिया आपने सर, अब जाके मजा आया है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ना वेयर हाउस में गया, ना तो इंपोर्ट ड्यूटी पे की ना जीएसटी पे की, तो कोई डीबी के नहीं मिलेगा। यहां पे आपने पे की होगी तो आपको डीबी के मिलेगा, बट ओनली इंपोर्ट ड्यूटी। आप समझ सकते हो जीएसटी का डीबी के क्यों नहीं मिलेगा। इतना टाइम मत लगाओ नालायको, जीएसटी के 18 घंटे की रिवीजन क्लास आप कर चुके हो। जीएसटी के डीबी के क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जीएसटी में आईटीसी मिलता है, और जब ऑलरेडी मुझे आईटीसी मिल जाएगा तो मुझे डीबी के क्यों मिलेगा? डीबी के एक ही चीज का तो मिलेगा, डबल बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं। तो इंपोर्ट ड्यूटी का आप सब जानते हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी का मुझे आईटीसी मिलता ही नहीं है, क्योंकि आईटीसी सिर्फ जीएसटी का मिलता है। तो जिसका मुझे आईटीसी मिलेगा उसका मुझे डीबी के नहीं मिलेगा, जिसका मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं उसका मुझे डीबी के मिलेगा। बस एक बात ध्यान दो। तो देखो यहां पे, और एक फॉर्म नंबर होता है डीबी के लेने का, ARE1, ये फॉर्म नंबर याद कर लेना जी, ARE1। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे कान खोल के सुन ले, उनके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनेगा जी कि डीबी के लेने का फॉर्म नंबर क्या होता है? ARE1। 5 बार बोलो, ARE1 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 ARE1, ये फॉर्म नंबर होता है ड्यूटी ड्रॉबैक लेने का। अच्छा अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, आपने सामान इंपोर्ट किया, एज सच एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे इंपोर्ट किया वैसा ही एक्सपोर्ट कर दिया। आपने सामान इंपोर्ट किया, उसको यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया, आपने सामान इंपोर्ट किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके नया गुड्स बनाया, देन एक्सपोर्ट किया। ऊपर वाले दो केस में सेक्शन 74 लगेगा। अब ये एक्सपोर्ट करना होगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। ऐसा नहीं है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कभी भी एक्सपोर्ट कर दो, एक टाइम लिमिट होती है। गवर्नमेंट कहती है इतने टाइम के अंदर अंदर तुझे अगर सामान एक्सपोर्ट कर दिया तब तुझे डीबी के मिलेगा, अगर उतने टाइम के बाद तू एक्सपोर्ट करेगा तो तुझे डीबी के नहीं मिलेगा। 75 में डीबी के कैसे मिलेगा वो हम देख लेंगे, बट ये क्लियर करो, सिचुएशन 3 सेक्शन 2, सिचुएशन 3 है सेक्शन 2 है, सिचुएशन 3 है सेक्शन 2 है। उसके बाद देखो कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट करना है विद इन टाइम, कम से कम 50 रुपए का डीबी के बनना चाहिए। ठीक है जी, कम से कम 50 रुपए। यहाँ पे 500 रुपए की लिमिट भी कई जगह देखने को मिलेगी, अब ये लिमिट 50 है, अब ये रिवाइज लिमिट 50, आपको 50 ही करनी है कि 50 रुपए कम से कम डीबी के होना चाहिए। अगर 50 रुपए से कम है तो डीबी के नहीं मिलेगा, 50 या उससे ऊपर है तो आपको डीबी के मिल जाएगा। उसके बाद डीबी के आपका मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन मान लो मेरा डीबी के बनता है 100, उस गुड्स का मार्केट प्राइस ही इंडिया में 80 है तो गवर्नमेंट के लिए डीबी के नहीं मिलेगा।
इट मीन्स आपका डीबीके मार्केट प्राइस से कम है तो आपको डीबीके नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान देना। उसके बाद गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफिएबल। गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है कि भैया आपने बाहर से कैलकुलेटर मंगाया और ये कैलकुलेटर ही बाहर जा रहा है तो आइडेंटिफिएबल है ना, उस केस में डीबीके मिलेगा, नहीं तो डीबीके नहीं मिलेगा। और आपका डीबीके 1% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे उस एक्सपोर्ट की जो एफओबी वैल्यू होगी उसके 1% से कम नहीं होना चाहिए, उसके 1% से कम नहीं होना चाहिए, तो 50 रुपए से कम भी नहीं होना चाहिए और एफओबी वैल्यू के 1% से कम भी नहीं होना चाहिए। अब ये एफओबी वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम देख लेंगे। अभी सिर्फ ये कंडीशन देख लो, कंडीशन आपके सामने है। एक्सपोर्ट विद इन टाइम लिमिट हो, कम से कम 50 रुपए हो, मार्केट प्राइस से कम ना हो, गुड्स आइडेंटिफिएबल हो और डीबी के एफओबी वैल्यू जो होगी उस एक्सपोर्ट वैल्यू जिसको आप एक्सपोर्ट करोगे उसकी जो एफओबी वैल्यू होगी उसके 1% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। वैसे 1% वाली कंडीशन नॉर्मली अब खत्म हो चुकी है कुछ केसेस में, बट आपके मॉड्यूल में दी है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, अदरवाइज मैंने पहले लिखी नहीं थी क्योंकि नॉर्मली केसेस में प्रैक्टिकली ये खत्म हो चुकी है, बट आपके मॉड्यूल में दी है। भला है बुरा है जैसा भी है सर, मेरा पति मेरा देवता है, इंस्टीट्यूट मेरा भगवान है, वो मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, जो उसने दिया एक बार मैं यहाँ लिख दूंगा, बट आपको यही बोलूंगा एग्जाम में आने के 0% चांस है, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा जो प्रैक्टिकली चल रहा है। बट मैंने फिर भी क्यों लिख दी, क्योंकि उसका दिमाग घूम गया, उसने डाल दी, बच्चा तो ये कहेगा ना विवेक सर ने कराया ही नहीं था, विवेक सर ने भाई छुड़वा दिया था, ये विवेक सर ने कहा था मत करो और वो आ गया, देख ले विवेक सर ने हमको बर्बाद कर दिया, तो मैंने इसलिए डाल दिया। कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, तो मैंने फिर भी लिख दिया कि भैया ये पॉइंट अगर पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो आपको लिख के जरूर आना है। 0% चांस है पूछेंगे, बट इंस्टीट्यूट है ना, भरोसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली 4 कंडीशन तो प्रैक्टिकली चल रही हैं, ये वाली कंडीशन नॉर्मली अब नहीं चल रही, बट आपके मॉड्यूल में दी है तो मैंने यहां पे लिख दी है। ठीक है जी, आगे देखो जी। अब ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इट इज लेविड ओनली ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सिर्फ इंपोर्ट पे लगेगा। अब ये नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 7/18/8/18, ये 2 फरवरी 18 को। सेस पहले 3% लगता था, उसके बाद से सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग गया 10% से। बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में सीवीडी अगर कोई क्वेश्चन में दी हुई है और एक एनसीसीडी होती है ड्यूटी, ये दोनों वैसे प्रैक्टिकली अब खत्म हो चुकी हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके मॉड्यूल में दी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, जबकि प्रैक्टिकली ना तो अब ये लगती है ना ही अब ये लगती है। तो नॉर्मली कहना चाहता हूं सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है ना उस पे ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, इन पे नहीं लगता, इन पे नहीं लगता। अब लेटेस्ट लो ये बात कहता है, अब लेटेस्ट लो ये बात कहता है कि हमें जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है, जो लो में लिखा हुआ है, वो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगाना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में उन्होंने सीवीडी दे दी या उन्होंने एनसीसीडी दे दी है तो इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर लगाना। अगर ये दोनों नहीं दी तो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होगी उस पे ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी 3% का रेट भी है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बट सिर्फ नोटिफाइड गुड्स पे, जो पेट्रोलियम गुड्स होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उन केस में 3% है, बट वो आपको याद नहीं करने, नोटिफाइड गुड्स याद नहीं करने। मेनली ध्यान दो कि हमें जो रेट याद करना है वो 10% वाला रेट याद करना है। तो एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज का रेट क्या है, 10% रेट है। पेट्रोलियम वाले केस में 3% है, बट वो नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट हमें याद नहीं करनी। ठीक है जी, अब आगे आओ जी। अब यहां पे एक पॉइंट है, री इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। री इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया, उसके बाद देखो, री इंपोर्ट आफ्टर एक्सपोर्ट मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट, जैसे मान लो मैंने इंडिया से बाहर भेज दिया, फिर मैंने उसको वापस इंडिया में बुला लिया, तो इसको हम बोलते हैं री इंपोर्ट। बच्चा कह रहा है सर ये तो एक बार इंपोर्ट है, इसको हम री इंपोर्ट क्यों बोल रहे हैं। री इंपोर्ट का मतलब तो ये नहीं होता कि दोबारा इंपोर्ट करना, कस्टम में ऐसा नहीं होता। कस्टम में री इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट करना आफ्टर एक्सपोर्ट। अब सोच के बोलना, क्या इस केस में डीबी के वाले प्रोविजन लगेंगे। सर डीबी के वाले प्रोविजन कब लगते हैं, डीबी के वाले प्रोविजन तब लगते हैं इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया। डीबीके के प्रोविजन तभी तो लगेंगे कि मैंने सामान इंपोर्ट किया, उस पर मैंने ड्यूटी पे की, उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस केस में डीबीके वाले प्रोविजन लग जाएंगे। तो डीबीके वाले प्रोविजन जो लगते हैं वो लगते हैं आपके री एक्सपोर्ट वाले केस में। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया कि इनमें से डीबीके वाले प्रोविजन किस में लगेंगे, री इंपोर्ट में लगेंगे या री एक्सपोर्ट में लगेंगे। री एक्सपोर्ट वाले केस में लगेंगे। री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि भैया पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद फिर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। बच्चा कह रहा है सर ये तो हमें री एक्सपोर्ट लग ही नहीं रहा। री एक्सपोर्ट का मतलब तो ये नहीं होता दोबारा एक्सपोर्ट करना, क्योंकि री का मतलब तो दोबारा लग रहा है, कस्टम में इसका मतलब ये नहीं है।
कस्टम में री एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि देखो, री एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्टेशन आफ्टर इंपोर्टेशन, मतलब इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देना। दोबारा बोलो, इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जहां पे री एक्सपोर्ट की बातें होंगी उस केस में डीबी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये बात ध्यान दो। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया जी फटाफट से, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया कि डीबी के प्रोविजन किस केस में लगते हैं, तो डीबी के प्रोविजन री एक्सपोर्ट वाले केस में लगते हैं, री इंपोर्ट वाले केस में नहीं लगते। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जहां जहां एक्सपोर्ट की बातें होंगी वहां वहां डीबी के की बातें होंगी, ठीक है? तो ऑप्शन में जहां री एक्सपोर्ट दिखेगा वहां डीबीके की बात करना, जहां इंपोर्ट दिखेगा उस केस में डीबीके की बात मत करना, ठीक है जी? तो री एक्सपोर्ट का मतलब इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया, उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट, यहां पे डीबीके लगेगा। री इंपोर्ट वाले केस में डीबीके की बातें नहीं होंगी, ठीक है? तो री इंपोर्ट की डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहां पे लिखवा दी है। लो जी, अब जाके फटाफट से यहां पे देखो 74 75 दो सेक्शन है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड इंपोर्ट ड्यूटी पेड, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं होगी तो डीबीके की बात भी नहीं होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भैया आपने इंपोर्ट करने हैं और इस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे हो, सेम कंडीशन ही 75 में भी है। अब गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफेबल, गुड्स आइडेंटिफेबल होने चाहिए। अच्छा, इस केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है 75, क्यों? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग ही हो गई तो नेचर चेंज हो गई, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि जो आपने इंपोर्ट किया वही एक्सपोर्ट करना है। डीबीके फिर भी मिल जाएगा बट 74 में नहीं मिलेगा, 75 में मिलेगा। तो 74 में तब मिलेगा जब गुड्स आइडेंटिफिएबल है। 75 में मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सामान बनाया अगर वो एक्सपोर्ट कर दोगे वो आइडेंटिफिएबल तो हो ही नहीं सकता ना, फिर भी आपको डीबीके मिल जाएगा बट वो 75 के अंदर मिलेगा। आप गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो नॉर्मल, मतलब वेसल के थ्रू कर दो, एयर के थ्रू कर दो, व्हीकल के थ्रू कर दो, बैगेज बैगेज के थ्रू कर दो और पोस्ट के थ्रू कर दो, तीनों ही केस में 74 सेक्शन में डीबीके मिल जाएगा। बट 75 सेक्शन में नॉर्मल एक्सपोर्ट कवर है, पोस्ट कवर है, बैगेज कवर नहीं है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कोई नया गुड्स जो आपने बनाया उसको बैगेज के थ्रू एक्सपोर्ट करोगे, 75 में डीबीके नहीं मिलेगा। पोस्ट के थ्रू कर दोगे, नॉर्मल एक्सपोर्ट कर दोगे, 75 में डीबीके मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात, 74 में अगर एक्सपोर्ट करना है तीनों चीजें अलाउड है, 75 में दो ही चीजें अलाउड है, नॉर्मल और पोस्ट, ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी एक्सपोर्ट करना है विद इन 2 ईयर, 2 साल में आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन नॉर्मली 2 साल की और मिल जाती है, टोटल मिला के 4 साल बन जाते हैं। बट लो में जो लिमिट लिखी है वो 2 साल प्लस में एक्सटेंशन 2 साल की और मिलेगी, अगर रीजन सफिशिएंट होंगे 4 साल यहाँ पे एग्रीगेट बन जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता। तो 75 में ऐसे कोई 4 साल की लिमिट नहीं है, बट 74 में लिमिट है, क्या लिख के आओगे? 2 साल। एक्सटेंशन पॉसिबल है, आंसर इज यस। कितने साल का नॉर्मली मिल जाता है? 2 साल का और मिल जाता है। तो अगर वो नॉर्मल टाइम लिमिट बोलेंगे कि एक्सपोर्ट कितने टाइम में करना है तो आंसर 2 ही साल लिख के आना, आंसर 4 साल मत लिख के आना। अगर वो एक्सटेंशन की बात करेगा फिर 2 साल आप यहां पे और लिख के आ सकते हो, ठीक है? तो देखो मैंने नॉर्मली क्या लिखा है कि एक्सपोर्ट करना है 2 साल में, 2 साल के बाद एक्सपोर्ट करोगे उस केस में कोई डीबीके नहीं मिलेगा। लो जी, अब डीबीके कितना मिलेगा? अब ये डायग्राम हमारा बचा हुआ है जी, बस यहां तक, इसको आज हमें करना है, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आज में भी ना कर पाए क्योंकि मैंने पहले भी कहा था प्रोविजन हमें रिवाइज करने हैं, ठीक है जी? प्रोविजन हमें रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर हम आराम से करेंगे जब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सेशन होंगे। एक बार लंबा गहरा सांस लो, मैं इतने पानी पी लूं। लो जी, अब यहां पे एक बार चेक करो, ड्यूटी ड्रॉबैक, यहां पे सेक्शन 74 के दो सबसेक्शन है, 74(1) और 74(2). 74(1) का मतलब क्या है कि अगर मैंने बाहर से कैलकुलेटर मंगाया और यही सेम कैलकुलेटर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, सर क्या आपने इंडिया में यूज किया? नहीं किया। एज सच जैसा मंगाया वैसे ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में हम तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक जो देंगे ना वो 98% देंगे। सर ये समझ नहीं आया, मतलब मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ग्राउंड, मेरे महरून कलर के बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कैलकुलेटर पर मैंने 100 रुपए की ड्यूटी पे की थी और इस कैलकुलेटर को मैंने इंडिया में यूज नहीं किया,
और मैंने सेम ही कैलकुलेटर एक्सपोर्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें 98 रुपए 98 रुपीज वापिस करेंगे, 2 रुपए वापिस नहीं करेंगे। हैं सर, गवर्नमेंट 2 रुपए वापिस क्यों नहीं करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, उनका स्टाफ लगा हुआ है, उनकी सैलरी है, उन्होंने आपके अकाउंट्स मेंटेन किए, उन्होंने सारा काम किया, उसके 2% वो काट लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक पर्सन ने बाहर से फर्नीचर इंपोर्ट किया, उस फर्नीचर पर 5 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे की, और उस फर्नीचर को एज सच एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस पर्सन को मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? तो भैया 5 लाख का अगर मैं 98% निकालूंगा तो 4,90,000 रुपए ड्रॉबैक मिलेगा, 10,000 रुपए का ड्रॉबैक मुझे नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात, एक बात ध्यान देना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, दोबारा बोलो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एज सच, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एज सच, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एज सच, तो उस केस में क्या लिख के आओगे? 98% डीबी के मिलेगा, 2% का आपको डीबी के नहीं मिलेगा। अब एक बच्चा कहता है सर, अगर मैंने कोई सामान मंगाया और मैंने यूज कर लिया, यूज करने के बाद फिर एक्सपोर्ट किया, तो क्या मुझे डीबी के नहीं मिलेगा? मैंने पहले भी कहा था मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है 98 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैंने वो यूज कर लिया और यूज करने के बाद फिर एक्सपोर्ट किया, तो मैंने तो यूज कर लिया ना, फिर 98 मुझे क्यों मिलेगा? 98 तो तब मिलेगा जब जैसा सामान आया वैसा ही एक्सपोर्ट कर दिया, तब मुझे 98 मिलेगा। अब बच्चा कहता है सर, अगर मैंने यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया तो मुझे कितना मिलेगा? तो डिपेंड करता है कि आपने जो गुड्स मंगाया वो इन 3 नोटिफिकेशन में से किसके बीच में आ रहा है। आपने जो गुड्स मंगाया वो इन 3 नोटिफिकेशन में से किसके बीच में आ रहा है? आपकी 3 नोटिफिकेशन है और तीनों ही आपको याद करनी है, तीनों ही आपको याद करनी है, आपके एग्जाम में 100% बनेगी, बस ये बात ध्यान देना। नोटिफिकेशन नंबर 1 है नेगेटिव गुड्स। इट मींस अगर आपने इन गुड्स को यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया तो डीबी के मिलेगा 0। अगर आपने, मैं दोबारा बोलूंगा, मेरे पीछे बोलना, कई बच्चे इस टाइम जा चुके हैं सेशन छोड़ के, मुझे पता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, स्टार्ट होते हैं 200 से और खत्म होते हैं 120 पर, मतलब 80 बच्चा बीच में ही भाग जाता है। उसको ये थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता दिल में कि जब सर फ्री में यूट्यूब पे इतने लंबे लंबे क्लासेस डाल रहे हैं तो देख ही लें। सर सही बता रहा हूं, इसकी वर्थ फ्री मत समझ लेना, इसकी वर्थ फ्री मत समझ लेना, मैं सही बता रहा हूं सर, ये फ्री की वर्थ नहीं है। तो मेरा प्यार है जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं, बस कि मेरे दिल में बस एक इच्छा है कि मेरी फैमिली का हर बच्चा क्लियर कर जाए, नहीं तो वर्थ फ्री की नहीं है सर इसकी। फिर मेरे फेस टू फेस वाला बच्चा जानता है, इसी की फीस 14 हजार मैंने अपने टैक्स की है, बट कोविड की प्रॉब्लम चल रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो दिसंबर 2020 एग्जाम है ना, एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसके अंदर मैंने जितनी क्लासेस यूट्यूब पे डाली हैं, मे भी अगले आने वाले टाइम में इतनी क्लासेस कभी डलेंगी नहीं, बट आप उसका फायदा भी नहीं उठा रहे। आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको लग रहा है क्या दिक्कत है, सर का तो काम ही हो गया, डाल देते हैं। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा भगवान जानता है, मैं सच्चे दिल से क्लास रिकॉर्ड करता हूं, सच्चे दिल से डालता हूं, मेरा भगवान ये बात जानता है। मेरी अंदर के एनर्जी जब लगती है ना, मुझे तब पता लगता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं ये क्लास यूट्यूब पे जानी, मैंने हमेशा ये सोचा है कि मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हो, चाहे वो यूट्यूब वाले बच्चे हो, चाहे मैं क्लास रिकॉर्ड जब करूंगा ना, मैं दिल से करूंगा। इधर सुना मेरे ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, नोटिफिकेशन नंबर 1 में कुछ नेगेटिव गुड्स हैं, अगर आपने इन गुड्स को यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया तो डीबी के मिलेगा 0। अगर आपने इन गुड्स को यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया, डीबी के मिलेगा 0। सर ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं? पहला है वियरिंग अप्रैल, कपड़े, ये कपड़े। अब सोच के बोलना, अगर मैं टी शर्ट उतार, बच्चा कह रहा है क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो आप अपनी होश में हो नहीं हो? और नालायक, मैं उतार कर रहा हूं, वैसे मैंने ऐसे किया बस। ये अगर मैं मान लो टी शर्ट उतार के, सोच के बोलना, टी शर्ट मैंने मंगाई थी बाहर से, पता है इंपोर्टेड टी शर्ट है, ये इंपोर्टेड टी शर्ट है। अब सोच के बोलना, ये टी शर्ट मैंने यूज कर ली, अब यूज करने के बाद बाहर उतार के इसको अपना किसी को एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है भैया जितनी ड्यूटी तूने पे की होगी उसका डीबी के हमसे मांगने भी मत आ जाइयो, ये नेगेटिव गुड्स है, इस पे डीबी के नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट कहती है सेकंड गुड्स जो हम बताने जा रहे हैं, दैट इज टी चेस्ट। टी चेस्ट क्या होती है? लकड़ी की पेटियां जिसमें चाय आती है। नॉर्मली आपने कभी देखा होगा, चाय जो होती है ना वो एक लकड़ी की पेटियों में आती है। तो लकड़ी की पेटियां अगर मैंने बाहर से मंगाई, उसको यूज कर लिया, फिर एक्सपोर्ट किया, टीबी के मिलेगा 0। आपकी एक्सपोर्ट्स सिनेमाग्राफी फिल्म,
जो आपकी सिनेमाग्राफी फिल्म होती है, आपने कई बार देखा रील होती है, रील। एक पहले कैसेट आती थी जिसको ऐसे कर के बंद करते थे, मुझे तो याद है वो जमाना। मेरे मम्मी पापा की जो मूवीज की जो वीडियो है वो भी एक कैसेट के अंदर है। आपने देखा होगा जो पहले एक रील आती थी उसको हम अपना लाइट में जाके देखते थे, उसके अंदर फोटो कौन कौन सी है, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में भी आपने इंपोर्ट की, उसको एक्सपोर्ट किया, डीबीके नहीं मिलेगा। एक्सरे फिल्म, एक्सरे जो हमारे होते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार एक्सरा कराते हो, कई बार बाजू में चोट लग गई, उस बाजू का एक्सरा हो गया। आपने नॉर्मली जब भी अगर किसी बच्चे ने एक्सरा कराया होगा तो एक्सरेज जो होते हैं उस केस में कोई डीबीके नहीं मिलता अगर आपने यूज कर लिया हो। और इसका रीजन पता है कि आप खुद सोच के बोलना, ये नॉर्मली आइटम जो गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में रखी है ना, ये आइटम ही ऐसी हैं जो नॉर्मली वन टाइम यूजेबल है। सर मेरे कपड़े डालने के बाद कौन ले लेगा, बच्चा कहेगा चलना विवेक सर कौन है भाई, विवेक गाबा कौन है, उसकी टी शर्ट हम क्यों ले। हाँ अगर यही मैं विराट कोहली होता ना, आप लाखों रुपए पे कर देते टी शर्ट के। यही मैं धोनी होता, आप लाखों रुपए करते, यही विवेक गाबा हूं तो देखो वैल्यू कैसी हो गई। तो मीन यही तो है सर, यही तो चीज है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया चाहे वो उनकी लाखों रुपए की बिके, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, हम तेरी बात कर रहे हैं। ये कपड़ा जो है ये वन टाइम यूजेबल है, तेरी पहनी हुई टी शर्ट कोई नहीं लेगा। टी चेस्ट, लकड़ी की पेटियां एक बार यूज होती हैं, सिनेमाग्राफिक फिल्म एक बार यूज होती है, एक्सरे एक बार यूज होते हैं, दोबारा यूज हो ही नहीं सकते। तो इन केस में अगर तू यूज कर चुका है फिर तो एक्सपोर्ट कर रहा है, तुझे कोई डीबीके नहीं मिलेगा। बच्चा कहता चलो सर ये चार आइटम नहीं है, ये चार आइटम नहीं है। कहता सर मान लो गाड़ी परचेज की, गाड़ी इंपोर्ट की, उस गाड़ी पर ड्यूटी पे की, वो गाड़ी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने बाहर से एक एलईडी परचेज की, उस एलईडी पर ड्यूटी पे की, फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक बच्चा कहता है मैंने फर्नीचर इंपोर्ट किया, फर्नीचर पर ड्यूटी पे की, फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक बच्चा कहता है सर मैंने रेडीमेड गारमेंट्स तो वीयरिंग अप्रैल के अंदर आगे, वो लिए और फिर यूज किए, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इसको तो बाहर ही निकाल दो। बाकी तीन चीजें जो आपने बोली हैं उस केस में क्या होगा वो सुनो। नोटिफिकेशन नंबर 2 कहती है आपने गुड्स इंपोर्ट किया बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज के लिए नहीं। आपने गुड्स इंपोर्ट किया पर्सनल यूज के लिए, और मोटर व्हीकल फॉर एनी यूज, मतलब मोटर व्हीकल किसी भी यूज के लिए आपने इंपोर्ट की हो, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, नोटिफिकेशन नंबर 2 में आएगी। और मोटर व्हीकल को छोड़कर कोई दूसरा गुड्स, हाँ उन चारों को छोड़कर जिसमें डीबीके मिलता ही नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए अगर आपने यूज किया है और फिर एक्सपोर्ट किया, उस केस में डीबीके क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन नंबर 2 में। अब सुना ध्यान से, नोटिफिकेशन नंबर 2 ये बात कहती है जितनी तूने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी पहले तो वो लिख ले, जितनी तूने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी पहले वो लिख ले, उसमें से माइनस कर। माइनस कैसे, कितना करना है सर, माइनस करना है 4% ईच क्वार्टर और पार्ट, एक साल के लिए। मतलब एक साल, पहले साल के लिए 4% ईच क्वार्टर और पार्ट। और पार्ट का मतलब पता है क्या, अगर 10 दिन भी ज्यादा होंगे तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा। सर मतलब एक साल में 16% माइनस हो जाएगा, यस, क्योंकि अगर 4% एक क्वार्टर का है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4% मल्टीप्लाई 4, 16% पहले साल के अंदर माइनस कर देंगे। दूसरे साल में जब तू आएगा तो फिर हम करेंगे 3% फॉर ईच क्वार्टर, मतलब दूसरे साल में 3% एक क्वार्टर के लिए, तो 4 क्वार्टर 12%। तो पहले साल में 16, दूसरे साल में 12, तीसरे साल में ये हो जाएगा 2.5% ईच क्वार्टर, और चौथे साल में हो जाएगा 2% ईच क्वार्टर। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मुझे मैक्सिमम डीबी के कितना मिल सकता है, मुझे मैक्सिमम डीबी के कितना मिल सकता है, मुझे बता दो। पहले साल में 16 हटा दूं, दूसरे में 12 हटा दूं, तीसरे में 10 हटा दूं, चौथे में 8 हटा दूं, तो यहां पे अगर मैं चेक करता हूं 6, तो 46% हटा दूं, तो मतलब 54% मैं डीबी के ले सकता हूं। एक बच्चा कह रहा है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कैसे ले सकते हैं 54% डीबी के, 2 साल के बाद तो डीबी के मिलता ही नहीं है। सर ने अभी तो ऊपर बताया कि भैया टाइम लिमिट होती है एक्सपोर्ट करने की 2 साल। मेरे नारंगी कलर के बच्चे, मैंने ये भी तो बताया कि 2 साल के बाद एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो ये जो 4 साल है ना, ये 4 साल वाला केस होगा ही तब, ऑब्वियस सी बात है आपने एक्सटेंशन ले ली होगी। और अगर एक्सटेंशन ही नहीं ली होगी तो 2 साल के बाद तो डीबी के मिलेगा ही नहीं, फिर तो बस 2 साल तक ही माइनस करेंगे, उसके बाद वैसे ही डीबी के नहीं मिलेगा। ये जो तीसरा साल और चौथा साल है ये होगा ही तब जब आपने एक्सटेंशन ले ली होगी। और देखो मैंने लिखा भी है, नो डीबी के आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद डीबी के नहीं मिलेगा, बट आफ्टर 2 ईयर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड। 2 साल के बाद आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी तभी डीबी के मिलेगा इस केस में।
तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, हम मुझे फटाफट से बोल दो। अब यहाँ पे 16, 12, 10, 8 समझ में आ गया, क्योंकि 4% पहले साल 16 हो गया, 3% दूसरे साल 12% हो गया, 2.5% तीसरे साल 10% हो गया, 2% चौथे साल 8% हो गया, तो 46% माइनस कर दो, बैलेंस बचा 54। तो मुझे 54% ही डीबी के मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बच्चा कहता है सर 54% से ज्यादा भी तो मिल सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम यूज करने के बाद किया। यस, वो तो डिपेंड करता है। अब सोच के बोलना, सोच के बोलना। अगर मैंने 8 महीने कोई सामान यूज किया बस, अब अगर 8 महीने कोई सामान यूज किया फिर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो भैया पहले क्वार्टर का 4%, दूसरे क्वार्टर का 4%, ये 6 महीने हो गए। तीसरा क्वार्टर 2 महीने आ रहा है, क्योंकि 8 महीने है ना, तो 2 महीने आ रहा है, 2 महीने को भी पूरा क्वार्टर मानेंगे, 4%, ये 12% हो गया। तो अगर मैं 100 में से 12% हटा दूंगा, तो आप सोच समझ के बोला, 100 में से 12 गए, 88% मुझे डीबी के मिल जाएगा। इस तरह से डीबी के निकालना बस। आपको मैं देखो क्वेश्चन कराऊंगा, ये देखो, ये क्वेश्चन ना मैंने क्लास में करवाया था अपनी, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी वैरायटीज मैंने इस क्वेश्चन में डाल दी थी, इतनी वैरायटीज मैंने क्वेश्चन में डाल दी थी कि बच्चा एग्जाम में गलती कर ही नहीं सकता, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में भी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लेना, आंसर मैंने सामने लिखा हुआ, वैसे एक बार आंसर खुद निकालने की कोशिश कर लेना। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को आज नहीं हम करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन पता किसके लिए रखा हुआ है, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले सेशन करेंगे। एग्जीक्यूटिव वालों बच्चों को भी करा दूंगा मैं, प्रोफेशनल वालों को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन बन ही सकता है। तो आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन की टेंशन मत लेना कि सर ये 4%, 2.5%, 3% कैसे माइनस करेंगे, ये सब हम सोल्व करके देखेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो माइंड में, प्रोविजन, कि अगर मेरा गुड्स इस केस में कवर हो गया तो भैया इंपोर्ट ड्यूटी में से इतनी % माइनस करने के बाद जो बचेगा उतने का मुझे डीबी के मिलेगा। ठीक है री, और ये पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर, पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसको एक बार सोल्व करके देख लेना, अगर सोल्व होता है, नहीं होता तो टेंशन मत लेना, मुझे करवाना है ये। और इवन ये नहीं, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं, प्रोफेशनल वालों को तो खास तौर पे। एक्सी वालों में तो एमसीक्यूज बनेंगे, उनके एमसीक्यूज मैं बना के लेके आऊंगा और वो मुझे सोल्व करके बताएंगे। तो देखो जी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया। अब आ जाओ नोटिफिकेशन नंबर 3 में। नोटिफिकेशन नंबर 3 आपने बोल दो क्या होगा। नोटिफिकेशन नंबर 3 में क्या होगा, जितने बच्चे को जो गुड्स हैं, ऑल अदर गुड्स, ऑब्वियस सी बात है पर्सनल यूज तो होगा नहीं, बिजनेस यूज होगा, क्योंकि पर्सनल यूज नोटिफिकेशन नंबर 2 में आ गया। तो अगर कोई भी दूसरा गुड्स है जिसको आप बिजनेस में यूज किया है फिर आपने एक्सपोर्ट किया है, तो डीबी के कितना मिलेगा। अगर 3 महीने तक यूज किया, 0 महीने से 3 महीने तक यूज किया तो 95%, 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक यूज किया 85%, 6 महीने से ज्यादा 9 महीने तक यूज किया 75%, 9 महीने से ज्यादा 12 महीने तक यूज किया 70%, 12 महीने से ज्यादा 15 महीने तक यूज किया 65%, 15 महीने से ज्यादा 18 महीने तक यूज किया 60%, और उसके बाद कोई डीबी के नहीं मिलेगा। मतलब 18 महीने से ज्यादा अगर यूज करोगे तो डीबी के नहीं मिलेगा। कब, अगर वो गुड्स आपका नोटिफिकेशन नंबर 3 में कवर होता है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर कोई सामान बाहर से मंगाया, उसको बिजनेस में यूज किया, फिर एक्सपोर्ट किया, मोटर व्हीकल को छोड़कर, क्योंकि मोटर व्हीकल किसी भी तरह से यूज करोगे वो नोटिफिकेशन नंबर 2 में जाएगी। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर ये कैलकुलेटर मंगाया, कैलकुलेटर बिजनेस में यूज किया और 18 महीने के बाद एक्सपोर्ट किया, डीबी के नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 महीने के बाद डीबी के मिल ही नहीं सकता। अगर मैं पर्सनल यूज इसको करता ना, अगर पर्सनल यूज करता फिर नोटिफिकेशन नंबर 2 में आ जाता, फिर तो 4 साल बन रहे हैं। अगर मैं एज सच ही एक्सपोर्ट कर देता फिर तो बात ही खत्म थी, 98% मिल जाता। और अगर बिजनेस में यूज कर रहा हूं फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो 18 महीने के अंदर अंदर अगर एक्सपोर्ट कर दूंगा फिर तो डीबी के मिलेगा। 18 महीने के बाद तो गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया, आपको डीबी के मिलेगा ही नहीं। ठीक है जी, बच्चा कहता है सर जैसे मान लो मेरा डीबी के बनता है और गवर्नमेंट ने मुझे डिले कर दिया देने में, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट फिर मुझे इंटरेस्ट भी देगी। यस, पता कितना, 6% पर एनम आपका डीबी के बनता है, गवर्नमेंट ने डिले कर दिया, कितना डिले कर दिया, 1 महीने से ऊपर, मतलब 1 महीने में डीबी के मिल जाता है। नॉर्मली 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें को डीबी के दे देंगे, बट अगर 1 महीने से ऊपर डिले हो गया तो गवर्नमेंट को 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक बच्चा कहता है सर मेरे को एक बात बताओगे, मान लो मैंने डीबी के ले लिया, गलत ले लिया, एननेसली गवर्नमेंट ने गलत दे दिया, मेरा डीबी के बनता नहीं था और मुझे डीबी के मिल गया, या मैंने घपलेबाजी कर ली, मैंने फ्रॉड किया और डीबी के ले लिया, तो क्या मुझे डीबी के लौटाना पड़ेगा। यस, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा,
2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को पैसा वापस कर दो, नहीं तो आपको बताऊं 18% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमाल की बात देखो, जब गवर्नमेंट के देने की बारी आती है तो 6% पर एनम, और जब हमसे लेने की बारी आती है डीबी के तो 18% पर एनम। तो देखो यहां पे जी, मैंने यहां पे लिखा है डिपार्टमेंट डिले करता है देन 6% पर एनम देगा, 1 महीने के अंदर नहीं देता, और अगर डिपार्टमेंट ने ज्यादा दिया तो विद इन 2 मंथ हमें रिटर्न करना है, अदरवाइज 18% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब बच्चा कहता है सर वो एक मैन्युफैक्चरिंग वाला आपने कहा था कि जैसे आप प्लास्टिक लेके आए, फिर प्लास्टिक से आपने पेन बनाया और फिर आपने पेन एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस केस में फिर डीबी के कैसे मिलेगा? वो सेक्शन नंबर 75। और कितना डीबी के मिलेगा उसमें ये परसेंटेज कुछ नहीं है, कुछ परसेंटेज नहीं है सर, ये परसेंटेज सिर्फ 74 में है। 75 में कितना डीबी के मिलेगा वो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, वो गवर्नमेंट आपको क्वेश्चन में ही बता दे कितना डीबी के मिलेगा। बट ध्यान सुनना, कंडीशन क्या है, आपको डीबी के नहीं दिया जाएगा, आपको डीबी के नहीं दिया जाएगा कब? सबसे पहला, अगर आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू कम है इंपोर्ट वैल्यू से, ऑब्वियस सी बात है। सोच के बोलना, मैंने इंपोर्ट किया 100 रुपए का, सोच समझ के बोलना, इंपोर्ट किया 100 रुपए का और जो मैं सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसकी वैल्यू 80 है, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो गया ना। सर इंपोर्ट किया, यहां का पैसा बाहर कितना गया, यहां का पैसा बाहर कितना गया 100, इंडिया में कितना आया 80, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट कह रहे डीबी के मांगने मत आ जाइयो, ये डीबी के तुझे मिलेगा ही तब जब तेरी एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा होगी। तो पहली कंडीशन, अगर तेरी एक्सपोर्ट वैल्यू कम है, मतलब बाहर से पैसा कम आ रहा है, इंडिया से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, तुझे डीबी के नहीं मिलेगा। तो एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से कम है, कोई डीबी के नहीं है। तेरा डीबी के का अमाउंट वही मार्केट प्राइस उस गुड्स का इंडिया में जो है उससे कम है, तो डीबी के नहीं है। ये पॉइंट ऊपर भी था। 50 रुपए की लिमिट तो हर केस में है, 50 रुपए तो कम से कम होनी चाहिए। डीबी के मैक्सिमम जो मिलेगा 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस मिलेगा, जो उस गुड्स का मार्केट प्राइस है उसके 1/3 से ऊपर डीबी के नहीं मिल सकता, उसके 1/3 से ऊपर नहीं मिल सकता। मतलब मान लो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी 1.5 लाख, तो मुझे डीबी के कितना मिलना चाहिए? 1.5 लाख। और जो मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसकी मार्केट प्राइस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट प्राइस है 3 लाख। अब सोच के बोलना, मार्केट प्राइस कितनी है? 3 लाख। मैंने ड्यूटी कितनी पे की? 1.5 लाख। अब मुझे डीबी के बनता कितने? 1.5 लाख बनता है। गवर्नमेंट कहती है नहीं, तुझे 1.5 लाख डीबी के नहीं मिलेगा, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना बन गया जी? 1 लाख। तो तुझे डीबी के 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख नहीं मिलेगा, 50,000 का डीबी के नहीं मिलेगा। मतलब डीबी के जो मुझे मैक्सिमम मिलेगा ना मार्केट प्राइस के 1/3 तक मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। और वही एफओबी वाला पॉइंट 1% से कम नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट मैंने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है सर, आप हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराओगे? क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओगे ना सर हमें ना और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, टेंशन मत लो। एक बार रिवीजन कर लो सारी, क्योंकि पहले मेन पॉइंट होता है प्रोविजन, और इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व ही तब होते हैं जब प्रोविजन माइंड में हो, नहीं तो रटने वाली बात हो जाती है। अब आपके माइंड में प्रोविजन सारे आ गए ना, अब जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, याद कराऊंगा फिर आपको कि याद करो रिवीजन क्लास नंबर 4 सेक्शन 74 हमने ये प्रोविजन पढ़ा था, उसके बेस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। और फिर जब वो क्वेश्चन करेंगे ना, एक करने का अलग ही मजा आएगा, क्योंकि साथ के साथ करा दूंगा, फिर तो रटने वाली बात हो जाएगी। अभी पढ़ा अभी कर लिया, 100% सोल्व हो ही जाएगा। पहले रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर दोबारा से प्रोविजन याद करने की कोशिश करेंगे ना, फिर देखना प्रोविजन भी याद आएंगे और क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। इस तरह से हम करेंगे सर, मजा आएगा ना। बच्चा हंस रहा, बच्चा कह रहा है यार विवेक सर की कमाल हो गई। ठीक है, मेरी कमाल नहीं हो गई, आपको कमाल करके दिखानी है, नंबर अच्छे लेके आने हैं आपको, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। ये जो डिसलाइक आप ठोकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे हजारों डिसलाइक कर दो, बट कम से कम बता के जाओ क्या दिक्कत है। ठीक है, भगवान देख रहा है, आपको ध्यान रखना सर, मेहनत मेरी भी भगवान देख रहा है, और आपकी मेहनत जो डिसलाइक करने के वो भी भगवान देख रहा है। टेंशन मत लो, या तो बता के जाओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर नहीं बतानी और आप फिर अब डिसलाइक कर रहे हो, तो आपका दिल ये बात जानता है कि आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, और आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है इस सोच के आप डिसलाइक करते हो कि मैं रुक जाऊंगा। ये बहुत बड़ी गलत सोच है आपकी। सर मैं तो पूरे लॉकडाउन के अंदर ही रुका, अब क्या रुक जाऊंगा? तो ये बात ध्यान देना सर, ऊपर बैठा भगवान है ना, वो देख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कि आप सर ये इंप्रूव करो, इंप्रूव करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। वो इंसान होते हैं जो इंप्रूव करने के लिए तैयार नहीं होते, फिर तो बात समझ में आती है। मैं तो खुद कह रहा हूं इंप्रूव करूंगा। ठीक है, चलो जी, तो यहां तक एक बार हो गया। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं आपको फटाफट से यहाँ पे दिखा देता हूँ।
इसकी नोटिंग करनी है आपने सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसकी नोटिंग करनी है क्योंकि ये खराब शीट मैं अपलोड नहीं करूंगा। इसकी नोटिंग करनी है, नोटिंग कर लेना। इसकी रिवीजन मैं एक बार दोबारा से कराऊंगा। कब कराऊंगा? अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट क्लास में हमें चैप्टर करना है बैगेज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए। फिर हम चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर हम एक चैप्टर करेंगे डेफिनेशन और छोटे मोटे प्रोविजन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पूरा खत्म हो जाएगा। और देन फिर 2 लेक्चर हमारे और होंगे, वो होंगे सिर्फ प्रोफेशनल के लिए। देन फिर कस्टम मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ये डायग्राम बना लेना, वीडियो पॉज कर करके दोबारा सुन लेना, स्लो करके सुन लेना। मेरी बातों में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इसमें दिक्कत आ रही है। उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें बढ़िया समझ में आएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने बता दिया कि एज सच करोगे तो 98% मिलेगा। यूज करने के बाद करोगे 3 नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 1 में जो गुड्स आएंगे उसमें डीबीके नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नंबर 2 में जो गुड्स आएंगे उसमें जितनी इंपोर्ट ड्यूटी पे की उसका कुछ परसेंटेज माइनस कर देंगे, फिर डीबीके मिलेगा। नोटिफिकेशन नंबर 3 में उन्होंने डायरेक्टली ही बता दिया कि कितने परसेंट माइनस नहीं, इतने परसेंट ही डीबीके मिलेगा। अब वो 95, 85, 75, 70, 65, 60, उसके बाद कोई डीबीके नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आपको बता दी। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या होगा वो आपके सामने है। इंटरेस्ट 6% मुझे मिलेगा अगर कोई गवर्नमेंट दिक्कत करती है, 18% मुझे देना पड़ेगा अगर मैं गवर्नमेंट को पैसा वापिस नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हमने की हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी जी। ठीक है, अगर आई हैं तो लाइक करके जाना, नहीं आई तो डिसलाइक करके रीजन बता के जाना। ठीक है, और फिर 5th क्लास मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाकी सैटरडे कल हमारी रिवीजन है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की, उनके अंदर मैंने पीजीपी का चैप्टर दिया था, और प्रोफेशनल वाले बच्चों का संडे रिवीजन है, उनको मैंने आईटीसी का चैप्टर दिया था रिवीजन के लिए। और डाउट सेशन में हमारा संडे है, और देन फिर मंडे को शाम को कस्टम की रिवीजन क्लास है। इनकम टैक्स की जून 21 वालों की फर्स्ट क्लास मैंने डाल दी है। ठीक है, वो उसको जरूर देख लेना अगर कोई जून 21 वाला बच्चा है। बाकी दिसंबर 20 वाले लगे रहें, रिवीजन करते रहें। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, लव यू सो मच, लव यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।